गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था, 2 एसिड पढ़ चुके थे। आज ये चैप्टर में कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा जल्दी से कमेंट्स पर कम ध्यान देंगे आज, क्योंकि कमेंट्स पर ध्यान देंगे तो टाइम खराब होता है, बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि ये लाइव क्लास है या नहीं, मैं बता देता हूँ। आज 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2023 है, तो आपको पता चल गया होगा कि लाइव क्लास है, तो बार बार डिस्टर्ब ना करें। चलिए बेटा, तो तीसरा एसिड आता है हमारा नाइट्रिक एसिड। तीसरा जो एसिड आता है वो आता है हमारा नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो जो नाइट्रिक एसिड है इसका यूज करते हैं बेटा हम फर्टिलाइजर्स बनाने में, उर्वरक बनाने में। दूसरा इसका यूज करते हैं हम एक्सप्लोसिव्स बनाने में। तो फर्स्ट लिखोगे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, उर्वरक बनाने में। लिख लोगे हिंदी में, उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में। अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये कौन से एलिमेंट से बनते हैं? कौन से एलिमेंट से बनते हैं? ये आपके बनते हैं NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। ठीक है। दूसरा इसका यूज करते हैं बेटा हम एक्सप्लोसिव बनाने में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, विस्फोटक सामग्री बनाने में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स, विस्फोटक बनाने में। जिस विस्फोटक का एक एग्जांपल देखते हैं हम, गन पाउडर। तो ये जो गन पाउडर होता है ये बनता है पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल। अब चारकोल का तो यूज आप लोग जानते होंगे, है ना? सड़क बनाने में, है ना? मूर्ख हो, वो तारकोल है। तारकोल भी नहीं बल्कि वो बिटुमिन होता है। ठीक है ना? चलिए, तो चारकोल का यूज कहाँ पर करते हैं बेटा हम? चारकोल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका वुड चारकोल। वुड चारकोल किसे बोलते हैं? लकड़ियों को एक बर्तन में रखो, उसे उबाल दो, उबालने के बाद जो मटेरियल बनता है वो होता है वुड चारकोल। एक होता है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल में क्या होगा? पशुओं की हड्डियों को एक कंटेनर में रखा जाएगा और उसको उबाल दिया जाएगा। तो उबालने के बाद जो मटेरियल बस बनता है वो होता है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल का देखिए फेमस यूज कहाँ पर करते हैं? जो चीनी होती है, चीनी का रंग कैसा होता है बेटा? व्हाइट। और चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है। ठीक है, तो गन्ने से गुड़ भी बनता है। तो गुड़ का कलर कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो जब चीनी बनाओगे तो चीनी का कलर व्हाइट तो होना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो कलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन नहीं होना चाहिए। तो वो जो ब्राउन कलर है वो जाता कहाँ है? हम उस कलर को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा हम? एनिमल चारकोल का यूज करते हैं। एनिमल चारकोल क्या करता है? क्लास तो लाइव है बेटा, क्लास लाइव है। एनिमल चारकोल क्या करता है? कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना? जिससे चीनी का कोई कलर नहीं होता, क्योंकि व्हाइट कोई कलर नहीं है। ठीक है, तो एनिमल चारकोल का यूज करते हैं चीनी को रंगहीन बनाने में। अब ये वाला जो है इसको बोलते हैं बेटा हम इंडियन सोल्ट पीटर। एक मिनट। हम्म। अब ये सोल्ट पीटर क्या होता है बेटा? जिस मिट्टी के अंदर सोल्ट मिलते हैं, जिस मिट्टी के अंदर सोल्ट होते हैं उसको बोलते हैं, उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? सोल्ट पीटर बोलते हैं। तो भारत की मिट्टी में मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट, इसलिए इसको बोलते हैं इंडियन सोल्ट पीटर। क्या बोलते हैं इसको हम? इंडियन सोल्ट पीटर। चिली एक कंट्री होती है, वहां पर मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, चिली कंट्री में मिलता है
चिली की कंट्री में जो मिट्टी में जो सोल्ट मिलता है वो होता है सोडियम नाइट्रेट, तो उसको बोलते हैं चिली सोल्ट पीटर। ठीक है, हिंदी बोल रहा हूँ मैं, कोई फारसी नहीं बोल रहा, पढ़ना पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना तो चले जाइए बेटा, मूड खराब मत कीजिए। हमेशा आपका यही हमेशा आपका यही रहता है, आपका जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैंने क्या ये हिंदी नहीं लिखी, ये हिंदी नहीं लिखी, ये नाम है, इसको मैं हिंदी में क्या लिखूंगा, फॉर्मूले को यही लिखूंगा। सल्फर को सल्फर ही लिखते हैं, चारकोल को चारकोल ही बोलते हैं, बताइए इसमें मैं हिंदी क्या लिखूं। आप लोग मेरा पढ़ाने का तरीका ही समझ नहीं पाए अभी तक। जो चीज जिस चीज का मीनिंग इंग्लिश और हिंदी में सेम होगा उसे मैं इंग्लिश में ही रखता हूँ, और जहां चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो नोट करके पॉइंट लिखोगे। और मैं इंग्लिश में बेटा, हिंदी में मैं डिक्टेट ही कराऊंगा, 50 बार बोल लो चाहे। अगर आपको पढ़ना है ना, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में चाहोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपके अकॉर्डिंग, आप हमारे अकॉर्डिंग चलिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए देखिए, लिखिए चिली सॉल्ट पीटर, इसको हिंदी में यही बोलते हैं। और अगर आपको अपनी आंखें खोल लेना, एक बार अपने प्रीवियस पेपर देखिए साइंस, जो इंग्लिश में एज इट इज वर्ड हिंदी में लिख के आता है, तो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमें है, हमें पता पेपर में कैसे क्या आता है, हम उसी अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। चिली सॉल्ट पीटर होगा बेटा सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट लिखोगे एनिमल चारकोल इज यूज्ड, पशु चारकोल का प्रयोग, पशु चारकोल का प्रयोग चीनी को रंगहीन बनाने में किया जाता है, पशु चारकोल का प्रयोग चीनी को रंगहीन बनाने में किया जाता है, पशु चारकोल का प्रयोग चीनी को रंगहीन बनाने में किया जाता है, पशु चारकोल का प्रयोग चीनी को रंगहीन बनाने में किया जाता है। इतनी बार डिक्टेट कर दिया है, अगर अभी भी नहीं लिख पाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। फोर्थ आता है ऑक्जेलिक एसिड, फोर्थ आता है आपका ऑक्जेलिक एसिड। देखिए ऑक्जेलिक एसिड, जो पथरी होती है ना, किडनी स्टोन जो होती है, ठीक है, पथरी जिसे बोलते हैं, उसका केमिकल नेम क्या होता है? जो पथरी होती है इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या नेम होता है इसका? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें ऑक्जेलेट आया, ऑक्जेलेट किससे आएगा बेटा? ऑक्जेलिक एसिड से आएगा। ठीक है, हाँ बेटा सेफ हो सूरज आप। देखिए, तो ऑक्जेलेट आया मतलब इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड है। तो पथरी जो होती है उसमें कौन सा एसिड का रोल होता है? ऑक्जेलिक एसिड का रोल होता है। तो जिसको पथरी होती है बोला भी जाता है कि ऐसी चीजें, बीज वाली सब्जियां ना खाएं या बीज वाली चीजें ना खाएं, क्योंकि बीज वाली चीजों में क्या मिलेगा आपको? ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। दूसरा, पालक के अंदर बीज नहीं होता, लेकिन बोलते हैं पालक भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, हाँ हर एग्जाम में काम करें आप लोग। चलिए, अभी बेटा मैं कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा, आपके कमेंट से डिस्टर्ब होती है क्लास में, मेरा भी माइंड डिस्टर्ब होता है, सुनिए। हाँ, तो जो पथरी होती है, तो पथरी के लिए कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल? आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो हम बोलते हैं जब पथरी होती है कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? एक तो जिसमें कैल्शियम हो, और दूसरा ऑक्जेलिक एसिड हो। तो बीज वाली सब्जियों में जनरली मिलता है ऑक्जेलिक एसिड, तो इसलिए हम बीज वाली सब्जियां नहीं खाते। ठीक है ना। दूसरा, पालक के अंदर बीज नहीं होता लेकिन उसके अंदर कैल्शियम होता है, इसलिए हम बोलते हैं पालक भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें खाओगे तो आपके स्टमक में या आपकी किडनी में पथरी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो फिर पथरी को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं? फिर पथरी को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं? हाँ जी, किसको यूज करते हैं? हाँ, बियर का। सुना है कि बियर पीने से पथरी रिमूव होती है? ऐसा कुछ नहीं है मूर्खों, ये सारे पीने के बहाने हैं। देखिए, किडनी के अंदर जो स्टोन है बेटा, किडनी के अंदर जो स्टोन है वो यूरिन से पास आउट होना है। किडनी के अंदर जो स्टोन है वो यूरिन से पास आउट होगा। ठीक है ना। किडनी के अंदर जो स्टोन है वो यूरिन से पास आउट होना है। तो यूरिन फॉर्मेशन जितनी ज्यादा होगी, पथरी के रिमूव होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। पथरी जितनी ज्यादा होगी, सॉरी, लिक्विड आप जितना ज्यादा लोगे तो उससे क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी, और यूरिन फॉर्मेशन जितनी ज्यादा होगी पथरी के रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो होता क्या है, जब हम पानी पीते हैं तो 1 गिलास पिया,
फिर एक और पिया, हिम्मत करके एक और पी लिया, अब और नहीं। लेकिन जैसे ही बात आती है बियर की, तो आपके जो ग्लास हैं ये बदलते हैं बोटल्स में। अभी तो शुरू हुई है, एक और चाहिए, तू मेरा भाई है, एक और नहीं पिलाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, बियर में लिक्विड की मात्रा ज्यादा ली जाती है। तो लिक्विड की मात्रा अगर ज्यादा ली जाएगी तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी। लिक्विड की मात्रा अगर ज्यादा लेंगे तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी। तो अगर यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी तो पथरी के रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि बियर पीने से पथरी के रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा, फ्री का माहौल बनता है, घर वाले खुद ला कर देते हैं ना, लो चिल्ड बियर पियो बेटा, फ्रिज में रखो आराम से ठंडी करके पियो, है ना। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसकी वजह से पथरी होती है, 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 इसकी वजह से पथरी होती है। तो ये इसका केमिकल नेम है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो ये किस में मिलता है, ये टमाटर में मिलता है, पालक में मिलता है। तो लिखोगे, यह टमाटर पालक इत्यादि में मिलता है, 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 यह टमाटर पालक इत्यादि में मिलता है। इस एसिड का यूज देखिए कहां पर करते हैं, कपड़ों पर जंग लगता है बेटा, नहीं लगता, जंग के धब्बे लगते हैं। तो वो जो जंग के धब्बे होते हैं, क्या वो साबुन से साफ हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्या वो डिटर्जेंट से साफ हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो कभी भी कपड़ों पर जंग के धब्बे लग जाएं या कपड़ों पर इंक गिर जाए, स्याही गिर जाए, तो उन धब्बों को हटाने के लिए हम यूज करते हैं ऑक्जेलिक एसिड का। तो लिखोगे, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है, यह जंग और स्याही के धब्बों को हटाता है। देखिए बेटा, एक होता है एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट, प्रतिस्कंदन कारक। इसका मतलब क्या है, वो एजेंट जो ब्लड की क्लोटिंग को रोकेगा, जो ब्लड की क्लोटिंग को रोकता है, रक्त के थक्के बनने को रोकेगा। ठीक है, अरे कौन टीचर लड़ रहा है, सब टीचर आपस में लड़ रहे, कौन सा टीचर लड़ रहा है बताइए बेटा। आपको क्या करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा, आप क्यों उसका हिस्सा बनते हो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान कीजिए, आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए, तो देखो, जब बेटा ब्लड जो होता है बॉडी के अंदर होता है, जब ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, तो वो जमता नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो वो जम जाता है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होता है बेटा हेपेरिन, और जो हेपेरिन होता है ये क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। हाँ जी, देखिए, हाँ जी, तो जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं बेटा, तो उस टाइम पर ब्लड हमारा बॉडी से बाहर होता है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड हमारा बॉडी से बाहर होता है। तो जब ब्लड बॉडी से बाहर होगा तो उसे जम जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसे जम जाना चाहिए, लेकिन वो जमता नहीं है। सॉरी, जब ब्लड बॉडी से बाहर होगा तो उसे जम जाना चाहिए। तो देखिए, जब हम ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करते हैं तो उस टाइम पर हमारा ब्लड बॉडी से बाहर होता है, उसे जम जाना चाहिए। अगर वो जम गया तो हमारे किसी काम का होगा, नहीं होगा। ठीक है,
तो हमें उसको जमने से रोकना है, तो इस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, क्या यूज करते हैं? एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। तो वो कौन सा एंटी कोएगुलेंट एजेंट यूज होता है ब्लड बैंक में? ये है आपका सोडियम ऑक्जेलेट। ये होता है आपका सोडियम ऑक्जेलेट। ये होता है आपका सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक है ना? तो इसका यूज करते हैं हम ब्लड बैंक में, जो ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अगले एसिड पर आते हैं। नोट करके डन लिखिए जल्दी से। चलिए, ठीक है, तो नेक्स्ट एसिड आता है बेटा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ठीक है। देखो लैक्टिक एसिड के अंदर इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। बस आप ये याद रखोगे, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं बेटा? एक तो OH फंक्शनल ग्रुप होता है और एक COOH फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। तो दूध जब खट्टा होता है तो खट्टे टेस्ट में क्या होते हैं? एसिड होते हैं। दूध जब खट्टा होता है तो खट्टे टेस्ट में क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो यानी कि दूध के अंदर जब एसिड की फॉर्मेशन होती है तो वो खट्टा हो जाता है। तो कौन सा एसिड बनता है दूध के अंदर? दूध के अंदर बनता है बेटा लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से दूध हमारा खट्टा हो जाता है। दही का जो खट्टापन होता है, दही खट्टी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है उसके अंदर भी? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है ना? अब देखिए ये पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बेटा, नो कंट्रोवर्सी। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अब देखिए, तो जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें थकावट होती है, या ज्यादा रेसिंग कर लेते हैं तो हमें थकावट फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं थकावट क्यों फील होती है? क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर फॉर्मेशन होती है लैक्टिक एसिड की, जिससे हमें थकावट होती है। ठीक है, तो लिखोगे दूध और दही का खट्टापन। दूध और दही का खट्टापन। दूध और दही का खट्टापन। दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। स्टेन ऑफ रस्ट मीन्स जंग के धब्बे बेटा। दूध और दही का खट्टापन लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। नेक्स्ट लिखोगे अत्यधिक व्यायाम करने से। अत्यधिक व्यायाम करने से। अत्यधिक व्यायाम करने से। अत्यधिक व्यायाम करने से मांसपेशियों में। अत्यधिक व्यायाम करने से मांसपेशियों में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे थकावट होती है। जिससे थकावट होती है। जिससे थकावट होती है। जिससे थकावट होती है। हिंदी में नहीं लिखेंगे बेटा आप लोग, उल्टी बात ना करें। जिससे थकावट
होती है, जिससे थकावट होती है, जिससे थकावट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा बोरिक एसिड। नेक्स्ट एसिड आता है आपका बोरिक एसिड। तो ये जो बोरिक एसिड होता है, ओके बेटा वंदना, तो बोरिक एसिड का यूज कहाँ पर करते हैं? देखो अब गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों में हम पाउडर यूज करते हैं, डर्मी कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो पाउडर जो पसीने को सोखता है। ठीक है ना। दूसरा इस, तो जो पाउडर पसीने को सोखते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कौन सा एसिड यूज होता है? बोरिक एसिड यूज होता है। कौन सा एसिड यूज होता है? बोरिक एसिड यूज होता है। कैरम, कैरम बोर्ड खेला होगा, उस पर भी पाउडर डालते हैं, तो वो उस पाउडर में कौन सा होता है बेटा? बोरिक एसिड होता है। तो एक तो ये इसका नाम हो गया कैरम एसिड, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैरम एसिड। हिंदी में भी यही नाम होगा, कैरम अमल। ठीक है। और दूसरा, इट इज यूज्ड इन द पाउडर, इट इज यूज्ड इन द पाउडर, इसका प्रयोग उन पाउडरों में किया जाता है, इसका प्रयोग उन पाउडरों में किया जाता है जो पसीने को सोखते हैं, जो पसीने को सोखते हैं। जल्दी नोट करके डन लिखिए, जो पसीने को सोखते हैं, जो पसीने को सोखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा टार्टेरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, C4H6O6। तो इसके अंदर भी बेटा दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, OH और COOH। ठीक है। तो टार्टरिक एसिड किस में मिलता है? ये इमली में मिलता है, अंगूर में मिलता है, कच्चे आम में मिलता है। ठीक है। बेटा कैरम बोर्ड पर जो एसिड करते, एसिड यूज करते थे, तो बोरिक एसिड ही यूज होता था, इसीलिए इसका नाम कैरम एसिड पड़ गया, H3BO3। इसी का यूज करते थे हम कैरम बोर्ड पर, इसीलिए इसको बोलते हैं कैरम एसिड। तो लिखोगे, इट इज प्रेजेंट इन, यह इमली अंगूर, यह इमली अंगूर, इट इज प्रेजेंट इन टेमरिंड ग्रेप्स, यह इमली अंगूर, कच्चे आम इत्यादि में होता है। यह इमली अंगूर, कच्चे आम इत्यादि में, यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है। यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है। रस्ट की जगह रेस्ट लिख दिया। एक मिनट, कहाँ है? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बेटा ये गलती से रस्ट आएगा, दिस इज माय मिस्टेक, मैंने पश्चाताप भी कर लिया, ठीक कर दिया। हाँ, रेस्ट की जगह रेस्ट आएगा बेटा, वो जल्दबाजी में हो गया। ठीक है, यह इमली अंगूर कच्चे आम इत्यादि में होता है। अब देखो, एक होता है आपका बेकिंग सोडा, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट को। ठीक है। आज की क्लास में जब मैं सोल्ट पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे सोल्ट जो होता है ना, ये एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। सोल्ट किसका कॉम्बिनेशन होता है? एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये भी एक सोल्ट है, ये भी किसका कॉम्बिनेशन है? एसिड और बेस का। अब इसमें क्या होता है, बेस वाला जो पार्ट होता है वो एसिड वाले से ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। बेस वाला जो पार्ट होता है वो एसिड वाले से ज्यादा स्ट्रोंगर होता है। तो अगर वो ज्यादा स्ट्रोंगर होता है तो इसका जो टेस्ट होता है ना, ये बिटर हो जाता है, क्योंकि बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर होता है, कड़वा होता है। बेस जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं।
तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा। अब ये कैसे पता चला बताएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, सोल्ट जब पढ़ेंगे। तो इसके कड़वेपन को हटाने के लिए, इसके कड़वेपन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिक नेचर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और बेसिक नेचर को हटाने के लिए क्या चाहिए, एसिड चाहिए। और एसिड के रूप में हम किसका यूज करते हैं, टार्टेरिक एसिड का। किसका यूज करते हैं, टार्टेरिक एसिड। तो जैसे ही हम इसमें टार्टेरिक एसिड डालेंगे इसका कड़वापन दूर हो जाएगा। तो टार्टेरिक एसिड का यूज करते हैं बेकिंग सोडा के कड़वेपन को हटाने के लिए। तो बेटा बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टेरिक एसिड होता है। ठीक है, तो लिखोगे यह खाने के सोडे का, यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है। यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है। यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है। यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है। नहीं लिखेंगे हिंदी में, चाहे 50 बार बुलवा लो, डिक्टेट करा रहे हैं आप, लिखिए यह खाने के सोडे का कड़वापन दूर करता है। इसको नोट कर लेना बेटा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर नोट, नोट करके डन लिखिए जल्दी। अच्छा आपका भी यही रिंग टोन है, बहुत बढ़िया। चलिए 8th आता था बेटा फॉर्मिक एसिड। देखिए, देखिए, हाँ बेटा राहुल, देखिए अब इसका आईपीएससी नेम लिखना। आईपीएससी नेम में क्या होता है, जो एक कार्बन को हम लिखते हैं मिथ, तो एक कार्बन को हम लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड को लिखते हैं हम एन, और COOH को लिखते हैं हम ओइक एसिड। तो इसका आईपीएससी नेम हो गया मिथेनोइक एसिड। ये बेटा लाल चींटियों में मिलता है, और एक होती है नेटल लीव्स, बिछवा पत्ती। अ- अब ये जो नेटल लीव्स होती हैं बेटा, ये नेटल लीव्स क्या होती हैं, ये आप गूगल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, लिखो, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स, इट इज प्रेजेंट इन रेड एंड्स एंड नेटल लीव्स। यह यह लाल चींटियों, यह लाल चींटियों और बिछुआ पत्तियों में होता है। यह लाल चींटियों और बिछुआ पत्तियों में होता है। यह लाल चींटियों और बिछुआ पत्तियों में होता है। यह लाल चींटियों और बिछुआ पत्तियों में होता है। नेक्स्ट आता है एसिटिक एसिड। अब देखिए, अगर इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है।
तो दो कार्बन को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में बोलते हैं हम इथ। क्या बोलते हैं? इथ। ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसको लिखते हैं हम एन, और COOH को लिखते हैं हम ओइक एसिड। ठीक है ना। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड। पहले बोल देता नेटल लीव्स क्या होती है, गूगल कर लीजिए। कैटल लीव्स कहाँ से आ गई? नेटल लीव्स बोला। आप लोग यार दिमाग खराब करने पे तुले रहते हो। आपको बता दिया, गूगल कर लीजिए। मैं यहाँ हाथ में लेके घूम रहा हूँ क्या नेटल लीव्स जो आपको दिखा दूं? अब देखो, जो गन्ना होता है, गन्ने से जब हम रस निकाल देते हैं तो वो जो छिलका बचता है उसको बोलते हैं हम मोलेसिस। क्या बोलते हैं? मोलेसिस, खोई। ठीक है ना। तो उस मोलेसिस के अंदर क्या होता है बेटा? आपका एसिटिक एसिड होता है। दूसरा, आपने सिरके वाले प्याज खाए होंगे, ठीक है ना, या चाउमीन वगैरह खाते हो तो उसमें सिरका डालते हैं व्हाइट कलर का। तो वो जो सिरका होता है वो किसका बना होता है बेटा? एसिटिक एसिड का बना होता है। तो लिखोगे यह खोई में होता है, 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 यह खोई में होता है। ब्लैक एंड्स में नहीं होता, यह खोई में होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग सिरका बनाने में किया जाता है। तो विनेगर जो होता है ये होता है आपका सिरका। तो ये जो विनेगर होता है बेटा, इसके अंदर 90 to 95% तो होता है वाटर। ये तो होता है वाटर। और 5 to 8% होता है इसमें एसिड। 5 to 8% क्या होता है इसमें? एसिटिक एसिड। नोट करके डन लिखिए। अभी का आईपीएससी नेम बता दीजिए। अभी का ही तो, ये कब का है? जिसको आईपीएससी नेम डिटेल में पढ़ना तो यूट्यूब पर मैंने पढ़ा रखा है। अगर जिसको ज्यादा खुजली हो रही तो वहां से पढ़ लेना। पीरियोडिक टेबल किया आप लोगों ने? नहीं, मैं उड़ीसा से नहीं हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है। अब देखिए, परसेंटेज से लिंक बेटा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नोट करके लिखोगे। देखिए, एक होती है बेटा एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है संपूर्ण एल्कोहल, कंप्लीट। ठीक है। और एल्कोहल जो होती है यहाँ पर, ये होती है इथेनॉल। तो 100% इथेनॉल को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एल्कोहल। 100% इथेनॉल को क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं। एक होती है बेटा रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, संपीड़ित स्पिरिट। तो ये जो होती है इसमें क्या होता है? 95.6% तो होता है इथेनॉल, और 4.4% होता है वाटर, और 4.4% होता है वाटर, 4.4% होता है वाटर। तीसरा है डीनेचर्ड एल्कोहल। डीनेचर्ड एल्कोहल, तो डीनेचर्ड एल्कोहल जो जहरीली शराब होती है, जहरीली शराब होती है, ठीक है ना, विकृत एल्कोहल। तो जो डीनेचर्ड एल्कोहल होती है बेटा, ये क्या होती है? अगर इथेनॉल में
मिथेनॉल, इथेनॉल के साथ मिथेनॉल प्लस पायरिडिन, इनकी अगर फॉर्मेशन होती है तो इसको बोलते हैं हम डीनेचर्ड एल्कोहल। क्योंकि ये जो इन दोनों का जो नेचर होता है ये होता है पॉइजन, पॉइजनस, जहरीला। इनका नेचर होता है बेटा जहरीला। अब जो आपकी ये मिथेनॉल है, ये जो मिथेनॉल आपको दिखाई दे रही है, इसकी फॉर्मेशन बेटा लकड़ी से होती है। किससे होती है? लकड़ी से। इसीलिए इसको बोलते हैं वुड स्प्रिट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वुड स्प्रिट के नाम से किसको जानते हैं? मिथेनॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, आपकी क्लास जो होती है वो अपडेट शेड्यूल में देखा करो। जो आपका बैच है उसको ऊपर से देखोगे, वहां पर शेड्यूल होता है, उस पर क्लिक करोगे आपको पता चल जाएगा। जल्दी नोट कीजिए। यूट्यूब चैनल नेम सतेंद्र सर क्लासेस, पिछली बार बताया था, ध्यान से देखिए। SATENDER। बैक में जगन्नाथ का फोटो आपको कहाँ से दिख रहा है? एक बच्चे ने बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ा, थैंक यू बेटा। बाकी बच्चों को तो लग ही नहीं रहा होगा। अप्रैल फुल डे। चलिए हेडिंग डालिए बेस। अच्छा उससे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। जब अमोनिया को पानी में घोला जाता है, जब अमोनिया को पानी में घोला जाता है, जब अमोनिया को पानी में घोला जाता है तो विलयन कैसा होगा? जब अमोनिया को पानी में घोला जाता है तो विलयन कैसा होगा? ए ऑप्शन एसिडिक, अम्लीय, बी बेसिक क्षारीय, सी न्यूट्रल उदासीन। पहला ऑप्शन है बेटा अम्लीय, दूसरा क्षारीय, तीसरा उदासीन, डी है नन ऑफ दीज। जल्दी बताइए क्या आंसर दोगे? रेफ्रिजरेटर में बेटा अमोनिया होती है। क्या आंसर होगा बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए पहली बात तो याद रखना, अमोनिया एक बेस होता है। अमोनिया एक बेस है। बोलोगे सर इसमें OH तो है ही नहीं, बेस कहाँ से है? ठीक है ना, एसिड बेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना, आपके सिलेबस में नहीं हो। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो, क्वेश्चन में भी बोला है बेस को पानी में डाला, पानी में डालते इसने बना दिया NH4OH। तो ये क्या करेगा? OH नेगेटिव बनाएगा। क्या करेगा? ये OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक है ना। अमोनिया ने जैसे पानी में डाला, इसने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस की। तो अमोनिया जो है बेटा ये बेसिक होता है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी बेसिक। क्या आंसर आ जाएगा? बी बेसिक। तो नेक्स्ट हेडिंग डालोगे बेस।
क्षार, बी बेस, क्षार। तो बेस किसे बोलते हैं बेटा? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम पानी में डालें तो वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो लिखोगे वह पदार्थ, वह पदार्थ जो जल में, वह पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं, वह पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, वह पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वह पदार्थ जो जल में OH नेगेटिव आयंस देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, क्षार की विशेषताएं, सॉरी क्षार के अभिलक्षण, क्षार के अभिलक्षण, क्षार के अभिलक्षण। तो बेस टेस्ट में कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं, अभी बताया था। कौन से लिटमस को किस में बदलते हैं? इनके लिए हम रेड लिटमस का यूज करते हैं, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। ठीक है ना? और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी? इनका नेचर कोरोसिव होता है, मींस अगर बेस कपड़ों पर गिर जाए तो कपड़ों को जला देता है, तो इसीलिए बोलते हैं इनका कोरोसिव नेचर होता है। इनकी प्रकृति संसारणीय होती है। ठीक है, तो लिखोगे दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, 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 ये स्वाद में कड़वे होते हैं। नेक्स्ट, ये लाल लिटमस को, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं, ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। नेक्स्ट, दे आर कोरोसिव इन नेचर, इनकी प्रकृति संसारणीय होती है, इनकी प्रकृति, जो डिफिकल्ट वर्ड है बेटा उनको मैं लिख देता हूं हिंदी में भी बोर्ड पर। इनकी प्रकृति संसारणीय होती है, इनकी प्रकृति संसारणीय होती है, इनकी प्रकृति संसारणीय होती है, इनकी प्रकृति संसारणीय होती है। इनकी प्रकृति संसारणीय होती है। ठीक है, चलिए अब बेस का पहला एग्जाम्पल आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेस का पहला एग्जाम्पल आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है MgOH ट्वाइस। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? MgOH ट्वाइस। इसका केमिकल नेम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हम इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हैं तो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है।
ठीक है ना। तो जैसे ही आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालोगे तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है। अब इसका नेचर कैसा है बेटा, ये बेसिक है। तो बेसिक है तो स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है, पिछली क्लास में पढ़ाया था, HCl की मात्रा ज्यादा हो जाए तो एसिडिटी होती है। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं इनो या एंटा एसिड्स। तो इनो बनाने में इस बेस का यूज होता है। इनो का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, इसीलिए वो एसिडिटी को दूर करती है। ठीक है। दूसरा, जो सब्सटेंस एसिडिटी को दूर करते हैं उनको बोलते हैं हम एंटा एसिड्स प्रति अमल। तो इसका जो यूज करते हैं हम, एक तो हम इसका यूज करते हैं बेटा इनो बनाने में। कहाँ यूज करते हैं, इनो बनाने में। दूसरा, एज एन एंटा एसिड, एज एन एंटा एसिड प्रति अमल के रूप में, एज एन एंटा एसिड प्रति अमल के रूप में, एज एन एंटा एसिड प्रति अमल के रूप में। ठीक है। इनो बनाने में बेटा, इनो बनाने में इसका यूज करते हैं रश्मि, इनो बनाने में। ठीक है। ऐसे समझना है तो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनो। दूसरा एग्जाम्पल आता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है बेटा CaO। इसका दूसरा नाम होता है क्विक लाइम, तीव्र चूना। तो जब हम, देखो होता क्या है, जब सफेदी करते हैं तो जो व्हाइट कलर का जो चूना लाते हैं, ठीक है ना, जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो होता है आपका क्विक लाइम। ठीक है ना, वो क्या होता है, क्विक लाइम। ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है चूना। और जब आप इसको पानी में डाल देते हो तो ये बन जाता है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्लेक्ड लाइम बनने के बाद हम उसको दीवारों पर लगाते हैं, सफेदी करते हैं। तो सफेदी में तो आपका यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। लेकिन उसको बनाने, वो जो स्लेक्ड लाइम है वो किससे बनता है, जब हम इस क्विक लाइम को पानी में डालते हैं तो बनता है आपका स्लेक्ड लाइम। ठीक है। अब इसका यूज कहां पर करते हैं, इसका देखिए, और यूज कहां पर करते हैं, इसका नेचर कैसा है बेटा, बेसिक है। ठीक है। स्लो पढ़ा रहे, तेज पढ़ाएं, आप लोगों की तकलीफ होती है बेटा, सब बच्चों को देख कर पढ़ाना पड़ता है। देखिए, हाँ जी, तो जो सोयल होती है, मिट्टी जो होती है, मृदा जो है, अगर इसका नेचर एसिडिक हुआ, मृदा का नेचर कैसा हुआ, एसिडिक हुआ, अम्लीय हुआ, ठीक है, तो इसके एसिडिक कैरेक्टर को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस के रूप में हम किसका यूज करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है। दूसरा इसका यूज करते हैं बेटा सीमेंट बनाने में। कहाँ यूज करते हैं, सीमेंट बनाने में। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। देखोगे, यह मृदा के यह मृदा के अम्लीयपन को दूर करता है, 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 यह मृदा के अम्लीयपन को दूर करता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे, इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, 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 इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो देखिए, सीमेंट के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है बेटा, ये 60 से 70 होता है। सीमेंट के अंदर जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 60 से 70 होगा। ठीक है।
अगर सीमेंट के अंदर इसका जो परसेंटेज है 70 से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, 70 से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? आपने देखा होगा कई बार सीमेंट के जमने के बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। हाँ शिवानी बेटा, मैंने पढ़ाया है। हाँ पढ़ाया है, बिल्कुल पढ़ाया है। पहचाना नहीं आपने मुझे? पढ़े हो आप मुझसे? ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सीमेंट जमने के बाद उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। तो सीमेंट में क्रैक्स कब आते हैं? जब उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज 70 से ज्यादा होता है। क्या होता है? परसेंटेज 70 से ज्यादा होता है। वहीं अगर सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज 60 से कम हो जाए, 60 से कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? सीमेंट सही ढंग से जम नहीं पाती। ठीक है ना? तो सीमेंट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 60 से 70 होना चाहिए। तो अगर सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज 70 से ज्यादा है तो जमने के बाद उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, और अगर 60 से कम है तो वो सही ढंग से जमेगी ही नहीं। आप इस फॉर्मेट को बनाइए। अब मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, दोनों पॉइंट, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट अभी लिखता हूँ। बना लीजिए जल्दी। थैंक यू बच्चों। ठीक है, तो लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 70 ग्रेटर देन 70 में सीमेंट के जमने के बाद, सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सीमेंट के जमने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। नेक्स्ट लिखोगे, सीमेंट सही ढंग से जम नहीं पाती। 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 सीमेंट, हाँ आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। सीमेंट सही ढंग से जम नहीं पाती। सीमेंट सही ढंग से जम नहीं पाती। ठीक है। अब अगर मान लीजिए जो मिट्टी है, मिट्टी आपकी अगर बेसिक है, ठीक है ना, तो उसके बेसिक कैरेक्टर को हटाने के लिए हम यूज करते हैं जिप्सम का। किसका यूज करते हैं? जिप्सम का। तो नोट करके लिखोगे, जिप्सम रिमूव्स द, gypsum removes the acidic character of soil। जिप्सम की जगह वैसे ज्यादा बेटर बेटा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जिप्सम रिमूव्स द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सोयल। जिप्सम मृदा के, जिप्सम मृदा के अम्लीयपन को दूर करता है। 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 ठीक है। लास्ट बेस आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो फॉर्मूला है वो है CaOH ट्वाइस। इसको बोलते हैं बेटा दूसरा, एक तो इसका नाम होता है स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। दूसरा, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी। लाइम वाटर,
चूने का पानी। लाइम वाटर, चूने का पानी। मैंने क्या लिखवा दिया, 1 मिनट रुकना बेटा। अच्छा सॉरी सॉरी, बेसिक बेसिक, इसको बेटा बेसिक लिखिए, सॉरी मेरी तबीयत खराब है, ठीक है। जिप्सम, दूसरा आपके कमेंट्स की वजह से ज्यादा, इसमें कोई नहीं। जिप्सम रिमूव्स द बेसिक कैरेक्टर ऑफ सोयल। जिप्सम मृदा के क्षारीयपन को दूर करता है बेटा। ये चेंज कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। जिप्सम मृदा के क्षारीयपन को दूर करता है। नहीं बेटा, सीमेंट के अंदर जिप्सम का रोल क्या होता है, ये सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। इसको करेक्ट कर लेना, बेसिक कैरेक्टर ऑफ सोयल, क्षारीयपन। ठीक है, चलिए। इसका यूज करते अभी मैंने बताया था व्हाइट वॉशिंग में, तो लिखोगे इसका प्रयोग सफेदी करने में किया जाता है। 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 तो जब हम सफेदी करते हैं तो सफेदी में जो चमक होती है बेटा, वो उसी टाइम आती है या कुछ टाइम बाद आती है? वो कुछ टाइम बाद आती है। नहीं बेटा, रेस्ट नहीं, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि तबीयत खराब है, देखिए तो। हाँ जी। तो सफेदी में जो चमक होती है वो उसी टाइम आती है या कुछ टाइम बाद आती है? कुछ टाइम बाद आती है, वो साथ के साथ नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्या रीजन है, देखिए। जब आप सफेदी करते हैं तो सफेदी में क्या होगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। हमने सफेदी की, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको दीवारों पर लगाया। अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करेगी, यहां से कंपाउंड बनाएगी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी। क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर रिलीज होगा वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका दूसरा नाम होता है मार्बल, संगमरमर। तो मार्बल चमकता है या नहीं, चमकता है। तो जैसे ही मार्बल की फॉर्मेशन होती है वैसे ही सफेदी में क्या होती है, चमक आती है। ठीक है। दूसरा इसका और नाम क्या है, इसको बेटा हम चौक भी बोलते हैं। चौक भी यही होता है, ठीक है ना। और किस नाम से जानते हैं इसको, हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो सफेदी में चमक कब आती है, जैसे ही मार्बल की फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, वैसे ही सफेदी में चमक आती है। तो लिखोगे सफेदी में चमक, सफेदी में चमक कुछ समय बाद, सफेदी में चमक कुछ समय बाद सफेदी में चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। सफेदी में चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। इक्वेशन लिख लेना, सफेदी में चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। सफेदी में चमक कुछ समय बाद कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बेटा। अब सोल्ट स्टार्ट करते हैं।
बेटा टाइम टेबल के लिए आप अपना बैच ओपन करोगे। जब बैच लाइव क्लासेस में जाओगे, माई कोर्स में जाकर अपने कोर्स पर आप क्लिक करोगे, ऊपर शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल पर क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा। डेली अपडेट होता है वो, डेली का हर डे डेली अपडेट होता है। तो सुबह अपना देख लिया करो, रात को 12 बजे देख कर सोया करो। 10-11 बजे जब भी आप सोते हो, रात को अपडेट हो जाता है वो 10-11 बजे तक। चलिए ठीक है। चलिए बेटा, अब हेडिंग डालिए सोल्ट, लवण। देखिए सोल्ट क्या होता है बेटा, एसिड जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहां से जो सब्सटेंस बनता है इसको बोलते हैं हम सोल्ट। रिलीज होता है पानी, और साथ में हीट, ऊष्मा निकलती है। ठीक है। तो देखिए, अब एसिड जो होते हैं बेटा, ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। अब इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। ये होते हैं बेटा HCl, H2SO4 और HNO3। इन तीन एसिड को आप क्या मानोगे, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके अलावा जो भी एसिड होगा आप उसको क्या कंसिडर करोगे, वीक कंसिडर करोगे। क्या करोगे, वीक कंसिडर करोगे। ठीक है। तो दूसरे आते हैं आपके वीक एसिड। बाकी जितने एसिड बच गए वो होंगे आपके वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। इसी तरीके से बेटा बेस भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। अब बस आप स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल याद रखोगे, NaOH, KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा जो जो भी बेस हैं आप उन्हें वीक कंसिडर करोगे। ठीक है। वीक बेस, दुर्बल क्षार, इसका यूज करके बताएंगे। अब देखो सोल्ट एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो अब देखिए, ऐसा हो सकता है बेटा एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्गर हो, बेसिक पार्ट वीकर हो, एक सोल्ट बन जाएगा। ऐसा हो सकता है एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्गर हो, बेसिक पार्ट आपका वीकर हो, दूसरा सोल्ट बन जाएगा। ऐसा हो सकता है एसिडिक पार्ट वीकर हो, बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्गर हो, सोल्ट S3 बन जाएगा। ऐसा हो सकता है दोनों ही पार्ट वीकर हो तो सोल्ट S4 बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो S1 सोल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। जितना एसिड पावरफुल है बेस भी उतना ही पावरफुल है। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को हटा देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज कर देंगे तो यहाँ पर पीएच क्या आ जाएगा इसका, ये जो सोल्ट बनेगा इसका पीएच क्या आएगा बेटा, 7 आ जाएगा। वहीं अगर हम S2 की बात करें, S2 जो सोल्ट है ये किसका सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। S2 किसका सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्गर है, एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्गर है। तो पीएच हमेशा स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। तो अगर एसिडिक पार्ट स्ट्रॉन्गर है तो एसिड का पीएच 7 से कम होता है, तो इस सोल्ट का पीएच भी 7 से कम होगा। S3 जो सोल्ट है ये किसका सोल्ट है बेटा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। अब की बार कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्गर है, बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर है। कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्गर है, बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर है। तो अगर बेस वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर है तो बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा। तो इस सोल्ट का पीएच क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा। S4 जो है इसमें दोनों ही कंपोनेंट वीक हो गए तो आप इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते, डेटा के बगैर आप इसको नहीं बता सकते। ठीक है ना, नोट नोन। अब डेटा को देख कर ही बता सकते हो। ठीक है। क्या बेटा शुभम, क्या कमेंट है आपका, इतना नोट करके डन लिखिए जल्दी। फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं।
बेटा ये वाइट सीमेंट विमेंट यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको इंजीनियरिंग नहीं कराई जा रही, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए आपको कोई एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मैंने आपको यही दिया NaHCO3 था, इसी की बात कर लेते हैं। जब भी आपको कोई सोल्ट गिवन हो तो आपके माइंड में ये 6 एग्जाम्पल होने चाहिए, 3 ए 3 ए, ठीक है ना। तो आप देखिए, Na दिखा, Na किसका पार्ट है, आपको दिख रहा है इसमें से कहीं? यहाँ पर Na है नहीं सर, यहाँ नहीं। यहाँ पर है Na, हाँ सर ये रहा Na। तो यानी कि ये जो Na है ये किससे आया है बेटा, NaOH से आया है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसको देखिए, अब अगर ये आपको पता चल गया ये बेस वाला कंपोनेंट है तो ये एसिड वाला होगा, क्योंकि सोल्ट तो एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या ये आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर दिखाई दे रहा है? कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। तो यानी कि ये किसका कंपोनेंट है, ये वीक एसिड का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है, वीक एसिड का, ठीक है। तो कौन सा पार्ट स्ट्रोंगर है, बेस वाला पार्ट स्ट्रोंगर है, तो पीएच क्या हो जाएगा इसका, 7 से ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए इसका पीएच कितना होगा, बताइए। 7 से कम, 7 से ज्यादा, बराबर टू 7। हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो SO4 दिख रहा है, ये आपको किसका पार्ट दिख रहा है, H2SO4 का। किसका पार्ट दिख रहा है, H2SO4 का। अगर ये H2SO4 का पार्ट है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, तो हम इसको किस में देखेंगे, बेस में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, बेस में देखेंगे। तो बेस के अंदर देखिए, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, नहीं है, ये वीक बेस का पार्ट है। तो यानी कि पीएच क्या आ जाएगा, 7 से कम। चलिए NaCl बताइए। बेटा S4 के बारे में हम नहीं बता सकते, जब दोनों कंपोनेंट वीक होंगे तो हम डायरेक्टली उन्हें देखकर नहीं बता सकते कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। देखिए, अब ये जो Na है ये किसका पार्ट है, NaOH का। और ये जो Cl है ये किसका पार्ट है, HCl का। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीएच क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7, ठीक है। चलिए, एक लास्ट और बता दीजिए। बताइए, इसका बताइए।
देखो बेटा, ये जो Na है, ये NaOH का पार्ट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। अब एसिड के अंदर क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है? नहीं है, ये वीक एसिड का पार्ट है। तो वीक एसिड का पार्ट है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? 7 से ज्यादा। ठीक है, चलिए बेटा, अब 4 एग्जाम्पल पढ़ने हैं सोल्ट के। सबसे पहले आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये किस में होता है? टूथपेस्ट में भी होता है बेटा। ठीक है ना, कहाँ होता है? टूथपेस्ट में। बोलते हैं ना आपके टूथपेस्ट में नमक है, टूथपेस्ट में होता है और पसीने में होता है। ठीक है, तो लिखोगे यह है टूथपेस्ट, यह है टूथपेस्ट और पसीने में होता है। यह 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 टूथपेस्ट और पसीने में होता है। आज तक कभी ऐसे कोई नहीं बताया था पीएच निकालने का, बस रटवा देते थे। अब मजा आ गया। ठीक है, चलिए, यह टूथपेस्ट और पसीने में होता है। यह टूथपेस्ट और पसीने में होता है। दूसरा बेटा, आपने देखा होगा जहां पर बर्फ गिरती है, पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ गिरती है, तो उसको पिघलाने के लिए क्या करते हैं? नमक डालते हैं। ठीक है, तो बर्फ पर क्या करते हैं हम? नमक डालते हैं। तो ये क्या करता है? ये आइस के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है बेटा? कम करता है। सॉरी, लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कम करता है? ये कम करता है। वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है। मतलब जो पानी जल्दी जम रहा था वो लेट जमेगा। ठीक है, चलिए, तो लिखोगे इट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यह जल के यह जल के हिमांक को यह जल के हिमांक को कम करता है। 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 ठीक है, एक होता है बेटा ब्राइन सॉल्यूशन। एक होता है आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन विलियन। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन विलियन। तो ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम? एक्वस NaCl, मतलब NaCl प्लस वाटर। NaCl को जब आप पानी में डाल देते हो तो इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, दूसरा आता है बेटा सोडियम बेंजोएट। इसका एक ही मेजर यूज होता है। देखो, इसके फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हो इसका पीएच कितना होगा? कितना होगा इसका पीएच? 7 से ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा हम? सोडियम बेंजोएट का, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए, जैसे अनाज वगैरह होता है, अनाज को खराब होने से बचाने के लिए अब यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट। और जो चीजें फूड आइटम्स को खराब होने से बचाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव। तो इसका यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो लिखोगे इट इज यूज्ड एज ए इट इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। इसका प्रयोग
इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है। तीसरा आता है बेटा आपका सोप, साबुन। सोप, साबुन। तो देखिए, सोप हम किससे बनाते हैं बेटा? फैट से बनाते हैं, वसा से बनाते हैं। सोप हम किससे बनाते हैं? फैट से बनाते हैं, वसा से बनाते हैं। फैट्स के अंदर जो एसिड होता है उसको बोलते हैं हम हाइयर फैटी एसिड्स। क्या बोलते हैं उसको हम? हाइयर फैटी एसिड्स, उच्च वसीय अम्ल। हाइयर फैटी एसिड्स, उच्च वसीय अम्ल। ठीक है ना। सोप बनाने के लिए जो हम बेस यूज करते हैं वो होता है कास्टिक सोडा। सोप बनाने के लिए जो बेस होता है वो कौन सा होता है? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। तो यहां पर जो सोल्ट बनता है, यहां पर जो सोल्ट बनता है ये होता है आपका सोप, साबुन। क्या होता है? सोप, साबुन। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट रिलीज होता है वो वाटर ना होकर यहाँ पर रिलीज होता है बेटा ग्लिसरॉल। क्या रिलीज होता है? ग्लिसरॉल। और जो ग्लिसरॉल होता है इसका यूज करते हैं हम विस्फोटक सामग्री बनाने में। कहाँ यूज करते हैं इसका हम? विस्फोटक सामग्री बनाने में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बेटा CH3COOH, देखा नहीं? आज ही तो पढ़ा है। तो साबुन बनाने का ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम सेपोनिफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, साबुनीकरण। ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, 7 या 8। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है सोप किससे बनता है? फैट से बनता है। दूसरा, सोप बनाने के लिए कौन सा बेस यूज करते हैं? कास्टिक सोडा। तीसरा, कास्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चौथा क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। पांचवा क्वेश्चन, सोप बनाने का प्रोसेस क्या होता है? सेपोनिफिकेशन। छठा क्वेश्चन, सोप क्या होता है? सातवां क्वेश्चन, सोप के साथ बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लिसरॉल। आठवां क्वेश्चन, ग्लिसरॉल का यूज कहाँ करते हैं? एक्सप्लोसिव बनाने में। ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगर कपड़े धोने का साबुन है तो बेटा हम यूज करते हैं NaOH। तो NaOH से कौन सा पार्ट आएगा? यहाँ पर Na पॉजिटिव आएगा। और अगर हम नहाने का साबुन बनाना है तो उसके लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। उस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से क्या मिलेगा? हमें K मिलेगा, K पॉजिटिव। तो सोप क्या होता है? सुनिए, सोप क्या होता है बेटा? सोप एक सोडियम और पोटेशियम सोल्ट है। सोप क्या है? एक सोडियम और पोटेशियम सोल्ट है। किसका? हाइयर फैटी एसिड्स का। किसका? हाइयर फैटी एसिड्स का। तो लिखोगे इट इज द इट इज द सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ इट इज द सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ हाइयर फैटी एसिड्स। उच्च वसाओं के उच्च वसाओं के उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवणों को उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। साबुन कहा जाता है। उच्च वसाओं के उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवणों को उच्च वसाओं के सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। साबुन कहा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से।
पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पिछली बार होमवर्क में दिया था, नहीं किया तो इस संडे को कर लेना। बेटा रोहित, पूछा तभी तो आपको बता रहे हैं। एक बार प्रीवियस पेपर उठा कर देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए डिटर्जेंट। लास्ट केस आता है डिटर्जेंट का, अपमार्जक। तो डिटर्जेंट भी क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं। डिटर्जेंट भी क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होते हैं, लेकिन वो हायर फैटी एसिड्स के नहीं होते, वो सल्फोनिक एसिड के होते हैं। सिंपली ये ध्यान रखना आपको। तो लिखोगे इट इज द इट इज द सोडियम इट इज द सोडियम और इट इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इट इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इट इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक अम्लों के, इसका फॉर्मूला होता है SO3H। सल्फोनिक अम्लों के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को अपमार्जक कहा जाता है। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को अपमार्जक कहा जाता है। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों को अपमार्जक कहा जाता है। ठीक है। अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बेटा सरफेस टेंशन। फिजिक्स में क्या पढ़ा होगा आपने, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ठीक है। तो डिटर्जेंट क्या करते हैं, वाटर की सरफेस टेंशन को कम करते हैं। डिटर्जेंट क्या करते हैं, वाटर की सरफेस टेंशन को कम करते हैं। तो लिखोगे कैसे करते हैं, ये फिजिक्स में पढ़ोगे आप। ये जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। इट डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। ये जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। ये जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। ये जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। ठीक है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया है। जिसको यूट्यूब चैनल का नेम नहीं पता था मैं बता देता हूँ। ये यूट्यूब चैनल है सत्येंद्र सर क्लासेस। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। ठीक है ना। एसिड बेस सोल्ट की 6 वीडियोज होंगी शायद, तो एसिड बेस सोल्ट के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना। और पीरियोडिक टेबल जो है 2 पार्ट में है। पार्ट 1 सबको करना है, 7 घंटे 37 मिनट का है। ठीक है ना। वो सभी को करना है, वो यहीं से करना है, क्योंकि वो विद प्रैक्टिस पढ़ा रखा है, तो यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। जिसको पढ़ना है तो या तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, नहीं तो वीओडी में मिल जाएगा। वीओडी में आपको 2 घंटे में मिलेगा, यहाँ आपको 7 घंटे पढ़ा रखा है, तो आपको अलग से पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है। तो जो बेस्ट आपको वही बताया जा रहा है। एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए बेटा हमें 7 घंटे 8 घंटे अलॉट नहीं होते। ठीक है। तो इसीलिए मैंने फुल डिटेल में एक बार ये क्लास ले रखी है, ताकि बच्चों को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो प्रोडिक्ट टेबल को लेकर। ठीक है। तो प्रोडिक्ट टेबल पार्ट 1 7 घंटे 37 मिनट का यहाँ से पढ़ लेना। बाकी एसिड बेस सोल्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ से कर लेना। 5-6 वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।